नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। गुजरात में आज चुनावी महासमर है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 बजने में का जो समय है, मतदान शुरू हो रहा है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। पहला चरण आज गुजरात में काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। ये सीटें 19 जिलों में फैली हुई हैं। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के इलाकों में ये तमाम जो 89 सीटें हैं वो आती हैं। किस तरह का मतदान होगा, किस तरह के समीकरण हैं, क्या उम्मीद की जा रही है, क्या विश्लेषण कहता है, तमाम जो पहलू हैं इन पर आज हम अगले 1 घंटे में चर्चा करेंगे। जो पहला चरण है उसमें 339 निर्दलीय उम्मीदवार हैं और कुल 788 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं आज के चरण में। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 89 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले चरण की 88 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भारतीय ट्राइबल पार्टी सहित 36 अन्य दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो 8 बजे का वक्त, मतदान शुरू हो चुका है पहले चरण के लिए। गुजरात विधानसभा के पहले चरण का चुनाव, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, भारतीय ट्राइबल पार्टी सहित 36 अन्य दल हैं जिन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी से गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के विधायक कुंवरजी बावलिया, क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परेश धनानी। जबकि आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें अगर नजर डालें और 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 48 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थी। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुआ था। तो पहले चरण में कैसा रहेगा मतदान, किस पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये चरण, क्या कह रहे हैं समीकरण, क्या है इन सीटों का विश्लेषण, इन तमाम पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामनारायण श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। रामनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रामकृपाल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर विष्णु पांड्या जुड़े हुए हैं, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विष्णु पांड्या और शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसके अलावा गुजरात से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मतदान से जुड़ा पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। और फिलहाल हम अखिलेश का ही रुख करेंगे। अखिलेश, 8 बज चुका है, मतदान शुरू हो चुका है। पहले आप मुझे बताइए कि आप जहां हैं वहां फिलहाल मतदाताओं के उत्साह को लेकर क्या कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ जो खड़ा हूँ ये है गुजरात, ये जो सूरत नॉर्थ है, सूरत नॉर्थ का इलाका है। और सूरत नॉर्थ के इस जगह पे जो आम आदमी पार्टी के सूरत के प्रेसिडेंट हैं उनका मतदान होना है, उनके भविष्य का फैसला होना है। उसके अलावा बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं अशोक पटेल और बीजेपी के हैं कांति भाई पलर। तो एक तरीके से कहे कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये मिक्स पॉपुलेशन है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और दाऊदी वोहरा भी है। ये जो बूथ है प्रगति विद्यालय है यहाँ का, और प्रगति विद्यालय में सुबह 8 बजे के पहले ही कुछ लोग यहाँ आकर खड़े थे, वो मतदान के लिए अभी अंदर गए हैं। तो एक कह सकते हैं कि जो उत्साह था वो उत्साह है। और शुरू में फर्स्ट वोटर बनने का भी कुछ उत्साह होता है, उस उत्साह में कुछ लोग अंदर गए हैं। लेकिन जैसा कि गुजरात में होता है और ख़ास करके सूरत जैसे व्यस्त जगह में कि मतदान पीक आवर पे पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है, धीरे धीरे पीक आवर पहुंचता है। लेकिन कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में एक तरीके से कहे कि सक्रियता है, काफ़ी उत्साह का माहौल निश्चित तौर पे है। और अभी थोड़ी देर में मैं आपको और दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ लोग कतार में लग रहे हैं। यहाँ पे 3 बूथ है, इस बिल्डिंग के अंदर 2 बूथ है और एक इसके सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ पे 2 बूथ है। मुख्य तौर पे जैसा कि आपने खुद भी बताया कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, अब सूरत जिस तरह का जो एक जगह है जहाँ की
देश के कई हिस्सों के भी लोग रहते हैं, कई तरह के जो पहचान वाले लोग भी रहते हैं। तो सूरत का ये जो चुनाव है काफ़ी रोचक है और इस मामले में कह सकते हैं कि एक मिनी इंडिया सूरत को कहा जाता है, जिसमें कि डायमंड इंडस्ट्री है, इसमें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके अलावा कई सारी छोटी छोटी एंसिलियरी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि तरह तरह के व्यवसाय होते हैं। सूरत दिन भर चलता रहता है और सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाता है सूरत में चलना। आज चूंकि चुनाव का दिन है इसलिए काफ़ी शांति है, हम भी थोड़ा सा ट्रैफिक में नहीं फंस रहे हैं, लेकिन हर रोज़ आपको ट्रैफिक से यहाँ जूझना पड़ता है। लेकिन सूरत बदला भी है। सूरत पुराना सूरत जो अगर कह सकते हैं कि 25 साल पहले वाला सूरत और आज के सूरत में तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे सूरत बदला भी है। तो ये सारी बातें हैं जो लोगों के जेहन में हैं और उसको लेकर लोग चुनाव में भाग ले रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल अखिलेश, जैसा आप बता भी रहे हैं कि सूरत सुबह 6 बजे से जगना शुरू हो जाता है, हलचलें शुरू हो जाती हैं। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सूरत की जनता, गुजरात की जनता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा जा रहा है तैयारियों को लेकर, मतदान को लेकर, आइए सुनते हैं। Gujarat is celebrating Festival of Democracy today. On behalf of Election Commission, my sincere appeal to all 4.9 crore voters of Gujarat to vote today and also on 5th December during the second phase of the elections. और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम उनसे भी चर्चा करेंगे। रामकृपाल सिंह जी, पहला चरण गुजरात में, हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह जिला है, इसलिए चर्चा बहुत ज़्यादा गुजरात की होती है। चुनावी नज़रिए से देखें, राजनीतिक नज़रिए से देखें तो कितना अहम ये चरण और गुजरात का चुनाव? प्रीति जी, ये जो गुजरात का चुनाव जिसका श्री गणेश अभी हो रहा है, ये कई मामलों में मैं कहूँगा कि इसकी कोई तुलना नहीं है पिछले चुनावों से। कई मामलों में इसके दूरगामी फैसले होंगे, जो फैसले सिर्फ क्षेत्रीय या आप कहें राज्य स्तर के लिए ही नहीं, वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बहुत सारे संकेत लेकर के आएंगे। जैसे मैं आपके संवाददाता ने भी बताया कि पहले आपने देखा हो, जो आप दिखा रही थी कि 89 ये जो सीट्स हैं, इसमें से बीजेपी और कांग्रेस में कितना कांटे की लड़ाई थी, शायद 44 या 40 आप जैसा बता रही थी, करीब करीब नेक टू नेक फाइट थी। लेकिन इस बार एक तीसरी पार्टी भी वहाँ गई हुई है। तो पहली बार तो ये है कि ठीक 8 साल के बाद या करीब जैसा है कि 8 साल मोदी जी सत्ता में है, उसके बाद ये चुनाव हो रहा है। एग्जैक्टली याद कीजिए, यूपीए जब 8 साल में हो गई थी मनमोहन सिंह, तब अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था और यूपीए का ग्राफ यूं गिरा हुआ लगता था कि एक पूरे माहौल में परसेप्शन एंटी इनकम्बेंसी भयानक थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ठीक 8 साल के बाद जब एनडीए के ये का शासन है, तो अजीब सा मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रो इनकम्बेंसी मैंने कभी देखी नहीं थी। तो एक तो जो नतीजे आएंगे, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करता, सब कुछ मतदाता है, कोई भी चौंकाने वाला फैसला दे सकता है, लेकिन देखिए माहौल को देख करके एक अपना आकलन किया जाता है। जो परसेप्शन मीडिया का है, जो बातचीत से हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अगर बीजेपी 27 साल के बाद अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि गुजरात से जो मैसेज मिल रही है उसमें ये डाउट नहीं है कि सत्ता किसकी बनेगी। सवाल इस बात का है कि पॉलिटिकल रेफरेंस में जो 24 के लिए अपोजिशन की क्या हालत होगी, उसका नतीजा गुजरात चुनाव बताएगा। अगर कांग्रेस अपना रेलेवेंस बनाए, जैसे पिछली बार 77 सीट्स कांग्रेस की थी, इस बार क्या होता है? तो अब अगर मान लीजिए कांग्रेस 77 से को बरकरार रखती है या बहुत नीचे आती है, और आप पार्टी जो कि 2 स्टेट में है, उसको भी मालूम है कि वो पावर में नहीं आ रही है, लेकिन वोट परसेंटेज कितना मिलेगा ताकि वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी पहचान दर्ज कर सके। तो ये जो महत्वपूर्ण संकेत गुजरात इलेक्शन के चलते राष्ट्रीय परिदृश्य में आ रहे हैं, ऐसा न तो 12 में था न 17 में था। तो मैं कह रहा हूँ कि गुजरात आज जो अभी जिसने भी वोट डाला होगा वो बहुत बड़ा फैसला कर रहा है, सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं, पूरे देश की भावी राजनीति के लिए। बिल्कुल। एक बार फिर से हम अखिलेश सुमन का रुख करेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं
वो भी काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं और उनका उत्साह जाहिर तौर पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है किसी भी चुनाव में। ऐसे ही कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से बात की है मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन ने, आइए सुनते हैं। क्या सोच के वोट दे रही हो? पहली बार जब वोट देने का अधिकार मिला है, कितना एक्साइटेड हो आप? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बचपन से ही सपना रहा है कि कब ये दिन आएगा कि वोट देने को मिलेगा। आप भी पहली बार चुनाव में भाग लोगे, वोट दोगे, तो आपको वोट देना इतना जरूरी क्यों लग रहा है, जिसके लिए आप भी बहुत उत्साहित हो गए बहुत पहले से? जी, वोट देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अपने हिसाब से जो चल पाए, जो अपना लीडर, जो हम वोट देंगे और जिसको हम लीडर चुनेंगे वो अपना देश का, अपने गुजरात का हमारा जो नेतृत्व करेगा, तो कैसा नेतृत्व रहेगा, कौन नेतृत्व करेगा, किसकी विचारधारा से करेगा, ये देख के हम वोट देने वाले। मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी पार्टी हमारी विचारधारा से जुड़ी हुई है, जो समाज को लेकर चले। मैं विद्यार्थी हूँ तो ऑब्वियसली ये सोचूंगा कि विद्यार्थी हित को लेकर चले। तो ये हमारे बच्चे हैं जो वोट देने के लिए 1 दिसंबर को तैयार हैं। और अखिलेश, सुमन का ही फिलहाल हम रुख करेंगे। अखिलेश, आपने फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात की है, जाहिर तौर पर उनका उत्साह देखने लायक है और लगातार जो अपडेट है वो भी हम आपसे लेंगे। आप बता रहे थे कि फिलहाल जहां जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, सुबह सुबह उस तरह की कतारें तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल आप बताइए क्या हलचल है, क्योंकि जब सूरत की हम बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद के बाद गुजरात में जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो सूरत में हैं। यहाँ 12 सीटें आती हैं और जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हैं वो सूरत की लिंबायत सीट पर हैं। यहाँ 40 उम्मीदवारों की वजह से 3 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो दिलचस्प तथ्य आज हैं वो भी ज़रा हमसे साझा कीजिए आप वोटिंग को लेकर। देखिए प्रीति, जैसा कि आप बता रही थी और मैं भी दिखा रहा हूँ कि ये 3 हैं जो अभी जा रहे हैं। धीरे धीरे करके अभी चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, अभी आपको 10 साल पहले या 15 साल पहले जैसी कतारें अब नहीं कहीं दिखती। चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था की है कि मतदान केंद्र, बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और यहाँ तक कि एक ही जगह पे 3-4 मतदान केंद्र बना दिए जाते हैं आसपास में, ताकि जो एक वार्ड में भी रहने वाले लोग हों उनको बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लेकिन इसलिए जो पहले जो विजुअल हमको टीवी में दिखते थे कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपना आई कार्ड दिखा के खड़े हो रहे हैं, कई बार वैसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शहरी इलाके में ख़ास तौर पे बहुत सारे मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ एक एक करके लोग आ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे लोग एक एक करके आ रहे हैं, जाने की अंदर कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछा भी जा रहा है, उनका कार्ड भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था है। सूरत जिस तरह की जगह है प्रीति, उसमें ख़ास तौर पे बहुत उम्मीदवार हैं, निश्चित तौर पे बहुत सारे उम्मीदवार हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर होने के चलते एक्टिविज्म भी है यहाँ बहुत ज़्यादा। और एक्टिविज्म इस वजह से भी ज़्यादा है कि हीरा के व्यापार अगर है तो हीरा के व्यापार में काम करने वाले जो मजदूर हैं वो भी हैं, उसमें के लोअर लेवल मजदूर हैं, उसमें मिडिल लेवल मजदूर हैं, उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उसके अलावा बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और उसके अलावा टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है जिसमें भी व्यवसायी भी हैं, मजदूर भी हैं। तो तरह तरह के डिमांड है, तरह तरह की मांगे हैं, इसलिए बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार की संख्या जहाँ जहाँ है उसमें कई बार जाति का फैक्टर भी काम कर रहा है और जाति के फैक्टर के कारण भी एक ही जाति का नेता कौन होगा, इसके चलते भी एक जाति के कई लोग विभिन्न पार्टियों से खड़े हो रहे हैं। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला इसलिए कि आमतौर पे सूरत या गुजरात को इन लोग कहते हैं कि एक धार्मिक विभाजन है, लेकिन धार्मिक विभाजन के अलावा गुजरात में जातीय विभाजन भी वैसे ही है जैसा कि आप बिहार और उत्तर प्रदेश में देखते हैं। वोकल ज़्यादा है बिहार और उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ भी वो विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस पूरे कह सकते हैं कि इस चरण के चुनाव में अगर आप सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र में जातीय विभाजन बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर सूरत में कहेंगे तो एक्टिविज्म का मामला है, जो लेफ्ट ओरिएंटेड लोग हैं, उसके अलावा एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूर हैं, जो ट्रेड यूनियन है, वो सारे लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि सारे लोग आ गए हैं। और एक और जो खास बात बताऊं कि कोशिश ये हो रही है बीजेपी की तरफ से कि वो मुख्य निशाना कांग्रेस पे बनाए और कांग्रेस की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि वो मुख्य निशाना बीजेपी को बनाए। आम आदमी पार्टी को, ये दोनों जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो आम आदमी पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में आप जाएंगे तो जनता ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि एक तीसरी पार्टी आ गई है। और इसलिए एक रोचक इस मामले में है
कि जब पार्टियों के से बात करेंगे तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जनता रिकॉग्नाइज करे कि थर्ड फोर्स है। इसलिए कौन किसका वोट काटेगा। जैसे मैं अगर आम आदमी पार्टी से बात करता हूं, मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आप किसका वोट काटते हैं, किसका वोट काटने जा रहे हैं, तो बोले कि हम बीजेपी का वोट काटने जा रहे हैं। तो क्यों? वो बताएंगे कि कांग्रेस यहाँ नहीं है। लेकिन कांग्रेस वालों से आप पूछेंगे तो कांग्रेस बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट काट रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो इस तरह की स्थितियां हैं जो काफ़ी रोचक है। तरह तरह के तबकों के लोगों से बात करेंगे तो आपसे बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला। लेकिन जनता के बीच आप जाते हैं तो कई तरह के सवाल उभरते हैं जो आपको बाहर में बैठ के पता नहीं चलेगा। लगेगा कि गुजरात बहुत विकसित प्रदेश है, लेकिन विकसित प्रदेश के अंदर भी तरह तरह के लेयर्स हैं। ये जो मुद्दे हैं जिनके बारे में आपने चर्चा की है अखिलेश, की जनता के बीच जब जाते हैं तो अलग अलग तरह के मुद्दे सुनाई देते हैं। इन मुद्दों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। तमाम समय आप गुजार रहे हैं गुजरात में, क्या लोगों से बात हुई है, क्या लोगों के मुद्दे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन रामनारायण जी, इस बीच जब वोटिंग परसेंटेज को लेकर बात हो रही है, हम जानते हैं करीब 68-69% पिछली बार मतदान रहा और उसके पहले जो मतदान था वो करीब 71% से ज़्यादा रहा था। क्या जो वोटिंग का परसेंटेज है उस पर भी नज़र रहेगी और उससे भी बहुत कुछ संकेत दिखाई देंगे क्या? देखिए, आमतौर पर मतदान जब बढ़ता है तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं जनता में बदलाव की स्थिति है। लेकिन हमने पिछले कई चुनाव में देखा है मतदान बढ़ने से केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्रो इनकम्बेंसी भी सामने आती है। कई बार आई, पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, हमने 14 में देखा है, 19 में देखा है, विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है। तो मतदान बढ़ाने की जो कोशिश है उसमें एक तो चुनाव आयोग की बड़ी अहम भूमिका रही है। उसने इतने ज़्यादा सुविधाएं दी मतदाताओं को, इतना प्रचार किया, इतनी अवेयरनेस लेके आए। और दूसरा, वोटर के लिए भी एक वोटर हमने देखा हिमाचल प्रदेश में सुदूर वहाँ पे जाकर के पहाड़ी एरिया में जब बर्फ पड़ रही थी वहाँ पे मतदान के लिए गए थे मतदान कर्मी। यहाँ पे गिर के जंगलों में आपने बनाया गया, बूथ बनाए गए। तो चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है और अपने राजनीतिक दलों ने जिस तरह से अवेयरनेस लेके आई है अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, और हम देख रहे हैं गुजरात में भाजपा इतना जो कहते हैं कॉर्पोरेट बम्बार्डिंग कर रही है अपने प्रचारकों की, वो इसलिए नहीं कर रही कि भाजपा वहाँ पर हार रही है, जीत रही है, चुनाव कठिन है। वो इसलिए कर रहे कि हर मतदाता तक उसकी बात पहुँचे। पिछले 27 साल में गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये बात पहुँचे। नरेंद्र मोदी के 21 साल गुजरात रहे, उसमें गुजरात ने क्या कि ये बात पहुँचे। तो अपनी बात पहुँचाना चुनाव में मतदाता तक, ये एक महत्वपूर्ण काम होता है और उससे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है और मतदान के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात होती है जब अधिकतम मतदान हो। हालांकि हमारे इस तरह का कानून अभी नहीं है कि 100% मतदान या अनिवार्य मतदान हो, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले 2 दशकों में देखा है मतदान तेजी से बढ़ा है। पहले हम देखते थे 50-60% मतदान पे ही चुनाव हो जाते थे, अब वो 70-80-90% तक पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहा है। तो गुजरात की जनता जो कि लगातार एक बड़ी जागरूक जनता मानी जाती थी, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण वाली जनता है, वो इस बार निश्चित रूप से पिछले मतदान के आंकड़ों को भी पार करेगी। बिल्कुल। डॉक्टर विष्णु पांड्या का फिलहाल रुख करेंगे। डॉक्टर विष्णु पांड्या, आपका जो तमाम विश्लेषण है वो इस बार चुनाव को लेकर क्या कहता है? हम जानते हैं 1990 तक कांग्रेस के पास था 50% वोट शेयर, उसके बाद जो 2 पार्टी थी उन्हीं के बीच हम मोटे तौर पर वोट शेयर देखते रहे। लेकिन इस बार चुनाव कितना अलग आपकी नज़र में पिछले तमाम चुनाव से गुजरात में, और पहला चरण आप कैसे अहम और ज़रूरी मान रहे हैं? देखिए, जो पहला चरण है वो मेरी दृष्टि से जियोपॉलिटिकल बहुत महत्व रखता है। जहां जहां भी आज मतदान होने वाला है वो एक तरफ दक्षिण गुजरात है, दूसरा सौराष्ट्र है और तीसरा कच्छ है। तीनों में मुकाबला जो है वो विशेष रूप से कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों की ओर बीच में है। आप बहुत कम इस बारे में कोई आशा रख सकता है। दूसरी बात, बड़ी बात यह है कि ये पहली बार कोई तीसरा दल आया है और चुनाव में उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात के विधानसभा चुनावों में एक परंपरित हर बार कोई ना कोई नया दल आ रहा है। जैसे कि सौराष्ट्र राज्य था और पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में, तब यहाँ आचार्य कृपलानी का दल कांग्रेस से निकलकर आचार्य जी ने एक अपना नया दल बनाया था, कृषक राजनीतिक प्रजा दल, लेकिन हार गया। 1956 के बाद महागुजरात जनता परिषद की भी एक बड़ी कश्मकश थी कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वो भी कोई सत्ता तक पहुंची नहीं।
राष्ट्रीय जनता पार्टी जो भाजपा से निकली हुई वो भी विफल नहीं हुई। हमारे यहाँ स्वतंत्र दल भी था, काफी कहा जाता था कि स्वतंत्र दल गुजरात में राज्य सत्ता पर आ जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अब इस बार आप है, लेकिन आपके पास केवल ये जो हमारा मास मीडिया है, समूह मीडिया माध्यम है, उसके द्वारा जितना भी प्रचार होता है उतना वो रूट्स में नहीं है। उसके पास कार्यकर्ता नहीं, उसके पास कोई संविधान नहीं है, उसके पास नीति कोई एक नया कोई विजन नहीं है। बस वो केजरीवाल आते हैं और यहाँ से कुछ लोग जुड़ जाते हैं और एक प्रचार करते हैं। मेरी दृष्टि से इस बार की लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगी। कारण ये कि गुजरात का मतदाता बड़ा कैलकुलेटिव है। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि ये कैलकुलेटिव गुजरात है, गिनती करता है ये। और मध्यकाल में एक जो यहाँ एक प्रवासी आया था फ्रांस से, उसने कहा था कि पूरी दुनिया में मैंने देखा स्कूल में A to Z वो बच्चे सीखते हैं, लेकिन यहाँ गुजरात में 1 से 100 तक की अंक संख्या पर पहले शुरुआत होती है। तो ये बड़ी कैलकुलेशन हमारा जो गुजरात का है वो ये है कि हमें स्थिर सरकार चाहिए। भले ही इसमें मिनिस्ट्री बदल सकती है, वो तो होता है, वो अपने दल की आंतरिक बाबत है, लेकिन एक बार यदि विकास के साथ जुड़े हुए मुद्दे और उनको कौन प्रामाणिक रूप से उनका कार्य क्रियान्वयन करता है, वो गुजरात की प्रजा बड़ी चतुराई से देखती है। और इसी कारण इस बार भी मेरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ये वो भी एक सीमा चिन्ह बने, ऐसा मतदान ये हो रहा है। ठीक है डॉक्टर पांडे, आपने बता दिया कि जो आम आदमी पार्टी है उसको उस तरह से आप चुनाव मैदान में नहीं देखते जिस तरह का वो दावा कर रही है। आप कह रहे हैं रूट्स में नहीं है, संविधान नहीं है, नीति नहीं है, विजन नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला है। मैं इन दोनों के पॉइंट्स भी आपसे समझना चाहूंगी। क्या बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना पाई है? क्या पार्टी के नाम पर वोटिंग होगी, किसी चेहरे के नाम पर वोटिंग होगी? क्या किसके दम पर बीजेपी इस उम्मीद में है कि वो दोबारा सत्ता में आ सकती है? या कांग्रेस की जब आप बात करते हैं कि वो उसका मुकाबला बीजेपी के साथ है, तो कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए क्या कर रहा है जमीन पर? देखिए, कांग्रेस की जब हम बात करें तो क्रमशः उसका राजनीतिक पतन गुजरात में हो रहा है। इस बार राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी बहुत कम दिनों के लिए 2 या 3 सभा लेकर आए। अध्यक्ष आ गए तो अध्यक्ष ने तो शुरुआत में ही वो कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी रावण है। अब इस प्रकार का जब प्रचार होता है, पहले मौत का सौदागर से लेकर आज तक, बीच में तो बहुत से ऐसे आरोप आक्षेप आ गए, लेकिन इस प्रकार के प्रचार से गुजरात की प्रजा बिल्कुल असम्मत है। वो उसको ये ठीक नहीं लगता। सामान्य आदमी भी कहता है कि यार ये इतना बड़ा अध्यक्ष ऐसा क्यों कहता है। इसके कहने के पीछे कारण बहुत से हैं। अब उन्हीं ने कहा था, खड़गे ने, भले ही गुजरात में नहीं बाहर कहा था कि यदि भाजपा आ जाती है तो सनातन धर्म का विजय होगा, बाकी कुछ रहेगा नहीं। अब गुजरात में काफी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए, मैं धार्मिक मुद्दा नहीं लेता, लेकिन एक आस्था की जब बात होती है तो अयोध्या की जो यात्रा वो सोमनाथ से शुरू हुई थी, और सोमनाथ का अपना इतिहास है। कितनी बार यहाँ आक्रमण हुआ और फिर पुनः निर्माण हो गया। ये सब परंपरित जो प्रजा है, प्रजा की परंपरा में, उसके दिल में और दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए कांग्रेस का इस बार, और दूसरा कारण ये, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं, गुजरात में नहीं है, और राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता यहाँ प्रभाव दे नहीं सकता। इसी कारण ये कांग्रेस के अपनी लड़ाई, और वो स्वयं कहते, कांग्रेस वाले मानते हैं कि हम सत्ता पर नहीं आए जी, बड़ी मुश्किल से जितनी भी सीटें मिले ले लो, और उसमें बीच में आप आ गया तो वो आपको भाजपा की बी टीम कहते हैं। वास्तव में भाजपा की वो बी टीम नहीं है। ठीक है, आपको पहले हमारे वक्ता महोदय ने कहा, इस प्रकार उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो वोट का चाहिए वो इसीलिए मत का प्रतिशत के लिए वो कर रहे हैं,
और कुछ यहाँ ये 2 या 3 सीटों से आगे बढ़े, ऐसी लोगों की धारणा भी नहीं। ठीक है। दूसरी बात आपने भाजपा की कहा जी, उस पर भी मैं आऊंगी। डॉक्टर पांडे आपके पास मैं आऊंगी। रामकृपाल जी, आप कितना बाकी राज्यों से अलग गुजरात के चुनाव को समझते हैं, और जिस तरह से डॉक्टर पांड्या ने जो बात कही कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, कहीं ना कहीं मैं ये समझना चाहूंगी कि 41.4% वोट शेयर जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रहा, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जितनी मेहनत और जो कवायद करनी चाहिए थी, क्या उसमें कोई कमी देख रहे हैं आप? देखिए प्रीति जी, आपने कई मुद्दे अभी उठाए। एक मुद्दा जो आपने ये कहा कि वोटर जो है, जैसा हमारे मित्र ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर वहाँ पर आए हैं। निश्चित तौर पर इसमें इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, डिजिटल मीडिया की भूमिका रही है, सब कुछ रहा है। लेकिन एक बात आप शायद अगर थोड़ा ध्यान दें, मैं चूँकि उम्र में ज़्यादा बड़ा हूँ आपसे, इसलिए मुझे पता है 1971 के में जो इंदिरा गांधी आई थी तो काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल, मतलब राजनीति जो थी वो सड़क पर चर्चा का विषय होती थी। उसके बाद राम मंदिर आया, धीरे 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 उसका भी असर खत्म हो गया। आप याद कीजिए कि 2000 के आसपास से लेकर के 2014 के बीच में शहरी मध्य वर्ग के घर में भी ड्राइंग रूम में राजनीति पर कोई बात नहीं होती थी। अगर कोई घर का बुजुर्ग आदमी कुछ बात करता था तो उसको लोग सोचते थे पागल है। पत्र पत्रिकाएं जो राजनीति विषय उठाती थी वो बिकती नहीं थी। अचानक 2014 के बाद से राजनीति जो हुई वो ड्राइंग रूम ही नहीं, किचन और बेडरूम में एक विषय बन गई। तो आप देखिए कैसे परिदृश्य चेंज हुआ। पूरा मीडिया को आप देख लीजिए कैसे ये दौर आया। तो एक जो राजनीतिक चेतना, एक जो बदलाव आना शुरू हुआ देश में, चाहे वो आप उसको कहें आइडेंटिटी, एक तरह से आइडेंटिटी की अपनी पहचान, अस्मिता की पहचान, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, मतलब एज ऑफ रेनाशा, ये पॉलिटिकल जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक, जिसको मैं कहता हूँ कि एक लहर चली है कि राजनीतिक सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान की, उससे कोई अछूता नहीं है। और गुजरात, जैसा कि दुर्भाग्य से मैं नहीं कहूँगा, जो हादसे हुए थे गोधरा में या जो भी, कल जैसे योगी ने कहा कि आप अयोध्या और गोधरा को अलग नहीं कर सकते। और एक चीज़ और आप देखिए, गुजरात की बात अगर छोड़ भी दें, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती थी, बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। उत्तराखंड में कभी रिपीट नहीं होती थी, रिपीट हुई। तो जो मैंने आपको ये कहा कि एक इस देश में प्रो इनकम्बेंसी की जो है, मैंने अपने 70 साल के जीवन में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर 10 साल के बाद या 8 साल के बाद भी प्रो इनकम्बेंसी नहीं देखी थी। और जो विष्णु जी कह रहे थे कि बात सही है, लेकिन जैसे आज के संदर्भ में जो आप कह रही थी अभी कांग्रेस के बारे में, 2017 में आपको याद होगा कि कांग्रेस के 3 चेहरे थे जो कांग्रेसी नहीं थे, अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल। कांग्रेस ने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2017 में, वो ये थी कि कोई कांग्रेस का नेता टेलीविज़न पर, अखबार में नहीं छाया हुआ था। वो 3 नाम छाए हुए थे, अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक पटेल। उसमें से 2 जो हैं वो बीजेपी में है आज की तारीख में। और इसलिए जो विष्णु जी कह रहे थे सही है कि कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला वहाँ पर, मतलब आप बताइए, एक मिस्त्री जी हैं, उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मोदी को हैसियत बता देंगे। एक खड़गे जी जो कि वहाँ के नहीं है, वो पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि रावण हैं। उनको ये भी, मतलब दिक्कत ये होती है कि जब कोई गैर हिंदी भाषी कुछ चीज़ बोलने की कोशिश करता है तो कई बार वो हाइपरबोलिक हो जाता है। रावण को दशानन कहा जाता था, सहस्रानन नहीं कहा जाता था, उन्होंने कह दिया 100 सिर। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस गुजरात में एक ऐसी प्रयोगशाला में है कि सत्ता के पर डिस्कशन नहीं है, सत्ता में तो बीजेपी आएगी। सवाल इस बात का है कि अपोजिशन का क्या रोल होगा 2014 में, कौन रहेगा। क्या कांग्रेस, अगर गुजरात में कांग्रेस पिछली बार से बहुत खराब करती है तो तय जान लीजिए 2024 के लिए उसकी दावेदारी, या कहें कि सारे संयुक्त विपक्ष में दावेदारी उसकी बहुत ही खराब हो जाएगी। केजरीवाल की जो मैं बात कर रहा था,
देखिए ये सही है, विष्णु जी ने कहा कि वहाँ पे हमेशा एक पार्टियाँ थी, लेकिन वे पार्टियाँ आती थी जैसे केशु भाई पटेल गए तो उन्होंने अपनी बना ली, वो गुजरात के लोग ही एक पार्टी बनाते थे। लेकिन आप इस मामले में डिफरेंट है कि वो 2 स्टेट में उसकी सरकार है और वहाँ जा रही है, ये बड़ा फर्क है। और तीसरी बात, जैसा विष्णु जी ने भी कहा कि जो प्रोपेगेंडा जितने बड़े पैमाने पर ये चर्चा में नेशनल मीडिया में आ गई है, कोई रीजनल पार्टी मुझे नहीं लगता है, चाहे वो 2012 का रहा हो, मैंने खुद देखा है केशु भाई पटेल को लेकर के बड़ी सारी बातें होती थी, लेकिन तब भी मैंने 2012 में कहा था, टीवी पर कहा था कि केशु भाई पटेल लाइबिलिटी साबित होंगे, असेट नहीं। और मैंने कहा था 3 फिगर में मोदी जाएंगे, और 2012 में 3 फिगर में मोदी आए थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि गुजरात का जो ये इलेक्शन है, ये 2024 और उसके आगे की राष्ट्रीय राजनीति वो बीजेपी के राह के कांटे मजबूत होंगे या कमज़ोर होंगे, इसका भी एक फैसला गुजरात की राजनीति करने जा रही है। ठीक है, राम नारायण जी, आपको भी लग रहा है क्या कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आगे की नज़र रखकर जनता वोट करेगी? और मैं इलाके क्षेत्रवार भी थोड़ा सा आपसे समझना चाह रही थी, जो सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की जब हम बात कर रहे हैं, ये इलाके अपने आप में क्या अलग तरह की राजनीति का संकेत देते हैं? तमाम ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं, शहरी इलाके की सीटें भी रही हैं, और हमने पिछली बार का प्रदर्शन भी इन इलाकों में देखा है। तो इस बार आपकी नज़र में क्या इलाके के हिसाब से भी कुछ समीकरण बदल रहे हैं, या 2024 पर ही नज़र है? और क्योंकि 2 बड़े चेहरे खुद गुजरात से आते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में वो झलक है क्या लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, गुजरात भी देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है, वहाँ भी सामाजिक समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो गुजरात की राजनीति पिछले 3 दशक से माना जाए, जब से नरेंद्र मोदी संगठन में काम कर रहे थे, तब से ही कहीं न कहीं मोदी का प्रभाव रहा। जब वो मुख्यमंत्री बने तब से पूरी तरह राजनीति उनके इर्द गिर्द सिमट गई। तो आप जो 2 चेहरे की बात करती हैं इस समय भाजपा में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की, तो राजनीति पे उनका पूरा प्रभाव है, वो दिखाई देता है। क्षेत्रवार राजनीति पे जाएंगे तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो वहाँ पे पाटीदार माहौल है, पटेल बहुल क्षेत्र है, कच्छ में भी काफ़ी पाटीदार समुदाय का असर है, और यही वह क्षेत्र है जब पिछली बार जब पाटीदार आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो भाजपा को नुकसान पहुँचा था। सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटें हैं, उनमें से भाजपा को नुकसान हुआ था और केवल 20 सीट जीत पाई थी, और कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी। 2 सीटें बीटीपी को और 1 एनसीपी को मिली थी। तो ये सौराष्ट्र के पाटीदार आंदोलन ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। हालांकि दक्षिण गुजरात, जिसमें कि सूरत आता है, जो केंद्र है उसका, वहाँ पे 35 सीटें हैं, उसमें एक नवसारी वाला एरिया बड़ा ट्राइबल एरिया भी है, वहाँ पे बीजेपी ने पिछली बार अपने आप को संभाल लिया था, खासकर सूरत में, जो कि उस समय जीएसटी के मुद्दे पर काफ़ी उभर रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे नेताओं ने वहाँ पे लोगों को समझाया, बात रखी, समझ में आई, और सूरत में केवल अधिकांश सीटें, केवल 1 सीट भाजपा से गई थी, बाकी सब भाजपा को मिली थी। ये क्योंकि अभी ये 89 सीटें जारी जो नीचे का इलाका है गुजरात का, कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, वहाँ पे हो रहा है। इन सीटों का आंकड़ा आपने बताई था कि 48 सीटें जो है वो भाजपा के पास हैं, 38 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो सामाजिक समीकरणों में यहाँ पर पटेल समुदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है, आदिवासी समुदाय महत्वपूर्ण है, ओबीसी महत्वपूर्ण है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से वहाँ पर एक समावेशी विकास मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें कि वहाँ पर सामाजिक मॉडल इसमें शामिल है, सबको साथ लेकर चले हैं। अब सूरत है, CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका अपना हिस्सा, उनका अपना क्षेत्र है, वो चुनाव लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे जो काम किया, जिस तरह से लोगों को बांध के रखा हुआ है, और वहाँ के जो समीकरण है सूरत के, वो इस बार कहीं ना कहीं फिर से भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो पिछली बार जब हार्दिक पटेल आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने सूरत के जो एक कामगार हैं, जो मजदूर काम करते हैं, हीरा उसमें व्यवसाय में काम करते हैं मजदूर, उनको काफ़ी उकसाया था। इसके बावजूद भी सफल नहीं हो पाए थे वो। अब हार्दिक पटेल भाजपा के साथ खड़े हुए हैं, अल्पेश भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। तो जो एक वहाँ का मूवमेंट था, भाजपा विरोधी मूवमेंट बना था पिछली बार, वो इस बार कहीं है ही नहीं। एक तरह से ये चुनाव पूरी एक तरफा दिख रहा है। इस एक तरफा चुनाव में भाजपा कहाँ पहुँचेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि भाजपा का अपना भी जीत का सबसे बड़ा आंकड़ा 2002 का रहा, 127 सीट का, लेकिन सबसे बड़ा जीत का आंकड़ा 1985 का रहा, जो कि इंदिरा गांधी की शहादत के बाद लहर चली थी, उसमें माधव सिंह सोलंकी ने उस समय वहाँ पर 149 सीटें जीती थी। तो इस बार गुजरात कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है, गुजरात अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो जहाँ पर कांग्रेस इतनी कमज़ोर और इतनी मजबूर दिख रही हो, आम आदमी पार्टी को तो वहाँ पर दिल्ली की पार्टी माना जाता है, वो मानती नहीं गुजरात की पार्टी। दिल्ली के लोग जाते हैं,
कुछ लोग तो हमें से मिल ही जाते हैं, वैसे कहीं भी जाइए आप शोर शराबा होता है, लेकिन हाँ उसका खाता खुलेगा नहीं खुलेगा इसमें ही संदेह है। कुछ वोट जरूर से मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा कोई भी दल जाता है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा होता है तो वो भी कुछ वोट हासिल कर ले जाता है, तो उसमें कोई मत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक तो गुजरात की राजनीति को प्रभावित नहीं कर रही है, कांग्रेस जरूर है, क्योंकि कांग्रेस का अपना वेश है, कांग्रेस का अपना एक परंपरागत वोट है, तो वो कांग्रेस को मिलता ही रहता है जी। एक बात और गुजरात के पक्ष में महत्वपूर्ण है, वो है गुजरात में पिछली बार नोटा ने एक बड़ी अहमियत दिखाई थी, वो चौथे नंबर पर रहा था, 1.84% वोट नोटा को मिले थे। इसकी वजह हमने वहाँ पे जब ये गुजरात गए थे, लोगों ने क्यों मिलता है इतना वोट नोटा को मिलता है, तो कहते हैं कि नोटा का बटन ईवीएम में सबसे नीचे होता है, तो ईवीएम रखी जाती तो बहुत सारे मतदाता समझ नहीं पाते ऊपर वाला बटन है नीचे वाला बटन है। अच्छा। तो कई लोगों को ऊपर वाला बटन दबाने की आदत होती है, वो नीचे वाला बटन दबा देते हैं। इसमें 5.5 लाख वोट नोटा पे गिर गए थे, जो कि कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बाद सबसे ज्यादा वोट उनको मिल गए थे नोटा को, जबकि एनसीपी, बसपा, सपा कई पार्टी उससे बहुत पीछे रह गए थे। तो एक इस चीज पे भी चुनाव आयोग को ध्यान देना होगा कि इस तरह से व्यवस्था करना कि नोटा पे जो लोग वोट देने किसी और को जाते हैं, किसी और को चला जाता है। कभी हमारी बहुत सारी जनता मतदाता ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ईवीएम की समझ नहीं रखते हैं, तो इसका भी एक असर वहां पर पड़ता है, हो सकता है। ठीक है अखिलेश, सुमन का एक बार हम फिर से रुक करेंगे। अखिलेश आप बताइए, अब आधे घंटे का समय बीत चुका है, क्या तस्वीर कुछ बदलती दिखाई दे रही है, क्या कुछ सरगर्मियां अभी? निश्चित तौर पे देखिए तस्वीर तो बदल रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ही बदल रही है। लोग आराम से आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं और निकल रहे हैं। बहुत भीड़ नहीं है क्योंकि व्यवस्था काफ़ी की गई है। जैसे देखिए कैमरा दिखाइए उधर, उस तरफ दिखाइए। ये जो बूथ है, इस बूथ पे देखिए एक महिला जा रही है, वृद्ध महिला जा रही है चुनाव मतदान करने। आप देख सकते हैं गुजरात में महिलाओं को टिकट देने में भी पार्टियों का उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई देता है, लेकिन मतदान कर रहे हैं। जी, जैसा कि मैं पहले मैंने कई लोगों से बात की और जो मैं कैमरे पे जिसको कि बुलवा नहीं सकता था, लोग सीधे सीधे पार्टी का नाम ले रहे हैं प्रीति, और सीधे सीधे बता रहे हैं कि क्यों वो उसको वोट दे रहे हैं। अच्छा। मुद्दे हैं जो मुद्दे आमतौर पे वही हैं जो विकास का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है, कुछ जो निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है, सारे मुद्दे वो बता रहे हैं, लेकिन खुल के वो बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत छुपा भी नहीं रहे, वो सीधे सीधे पार्टियों का नाम भी ले रहे हैं। तो इस तरह से कहे कि एक माहौल में बहुत खुलापन है, लोग बता रहे हैं कि वो किस आधार पे वोट दे रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है इससे कि इस बूथ पे किस तरह की वोटिंग हो रही है, और अन्य बूथों पे भी जो हमको सूचनाएं मिल रही हैं उसके हिसाब से भी धीरे धीरे ही वोटिंग हो रही है। बहुत लंबी कतारें कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन गुजरात की यही परंपरा रही है कि शुरू में लोग कम आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद फिर थोड़ा सा धीमा हो जाता है, उसके बाद फिर 3 बजे के बाद फिर से लोग आना शुरू करते हैं। तो कई लोगों के काम, हर आदमी कहीं ना कहीं से बिजनेस में जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह का माहौल में गुजरात का चुनाव होता है। जो दिल्ली के चुनाव या अन्य जगहों पे होता है कि सुबह से लंबी कतारें हो जाती है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके शाम में फिर लंबी कतार होती है। गुजरात में है कि सुबह लोग आराम से आते हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद फिर लोग धीरे धीरे घर चले जाते हैं, 3 बजे के बाद फिर बढ़ती है। तो गुजरात का यही ट्रेंड रहा है प्रीति। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तरह के लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, और उसके अलावा जो नौजवान हैं, नौजवान भी आ रहे हैं। हमने कई तरह के लोगों से बात की, कई तरह के लोग बताते हैं कि गुजरात में किस तरह से पिछले 27 सालों में लगातार गुजरात बढ़ता रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महंगाई बढ़ गई है। कुछ लोग यह भी बता रहे हैं कि देखिए गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ की सब तरह के लोग रहते हैं और उन सब तरह के लोगों को संतुष्टि नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि गुजरात में बदलाव हो। तो ये सारी बातें हैं जो मतदान केंद्र पे जब आप खड़े रहते हैं तो लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। अब देखिए फिर से लोग एक एक करके महिला जा रही हैं मतदान करने। जी, मैं वही कह रही थी कि मतदान करने में तो आगे दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टियों की तरफ से जब उम्मीदवारी को लेकर बात आती है तो महिलाओं का प्रतिशत गुजरात में बहुत कम दिखाई देता है। और टिकट देने की बात करें रामकृपाल जी, 9% के आसपास इस बार भी है, और हर बार लगभग यही ट्रेंड दिखता है, इससे भी कम नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और इस बात ये चिंता का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के सारी पार्टियों का ये होता है कि देखिए किसी को वोट देने का मतलब विनेबिलिटी फैक्टर सारा होता है। गुजरात का जहाँ तक ये है कि
महिलाएं वहाँ, जैसे ज़्यादातर तो व्यापारी और एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं वहाँ पे, हमेशा ही इस तरह का। लेकिन ये सही है कि महिलाओं का प्रतिशत भागीदारी बढ़नी चाहिए हर पार्टियों में। और अब ये क्यों नहीं हो पाता है, महिलाएं नहीं निकल पाती, ये अलग चीज़ है। लेकिन इतना तो है कि राजनीतिक रूप से परिपक्वता जो है उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये है कि वो अलग आ करके, जैसे हिस्सेदारी लेना, आगे बढ़ चढ़ करके आना। एक मुख्यमंत्री भी मिली लेकिन वो भी ज़्यादा समय तक नहीं रही। तो बिल्कुल इसको लेकर हम डॉक्टर विष्णु पांड्या जी से भी बात करेंगे। जब उम्मीदवारी को लेकर बात करते हैं डॉक्टर पांड्या, तो उतनी डाइवर्सिटी क्या हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलती है उस तरह से? और खासकर हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर भी बात कर रहे हैं, इस पर तो हमें बताइए ही। साथ ही जैसे अखिलेश भी जिक्र कर रहे थे कि मुद्दों की चर्चा, आपको क्या लग रहा है जमीन पर उस तरह से मुद्दों की चर्चा है क्या? जो हम देख रहे हैं मैनिफेस्टो में अलग अलग तरह के वादे और दावे किए गए हैं, तो इनकी चर्चाएं जमीन पर हैं क्या गुजरात में? नहीं, मुद्दे तो है, नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ जो रैली में कहा करते हैं, उसका भी एक विशेष अर्थ है। उन्होंने कहा कि हमें 25 साल के गुजरात की कल्पना कर, केवल ये 5 साल ये जीत जाएंगे इस बार, इतना ही नहीं। तो ये अपने दिमाग में मतदाताओं ने भी रखा है, क्योंकि गुजरात जिस प्रकार का एक विकसित राज्य बना है, प्रदेश, यहाँ शांति है। देखिए पूरे देश में कहीं भी जितने भी गड़बड़ होती है, ये होता है दंगे। अब यहाँ अमित शाह ने कह दिया और ठीक कहा उन्होंने कि पिछले 27 सालों में कोई दंगे नहीं हुए, एक केवल गोधरा को बात करके। गोधरा का प्रश्न दूसरा था, वो बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन विकास और शांति, हमें ठीक से रहना है, बेकार की बातें नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें कर्फ्यू नहीं चाहिए, हमें दंगा फसाद नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो मानसिकता गुजरात की, कारण ये है कि गुजरात व्यावसायिक मानसिकता रखता है कि भाई हमें व्यवसाय करना है ठीक ढंग से, और इसी कारण वो व्यवसाय के केंद्र में रखने के कारण ये चाहता है कि ऐसी पार्टी आनी चाहिए और ऐसी सरकार, पार्टी कोई भी हो। एक जमाने में 1952 से करीब करीब 1990 तक कांग्रेस पर भी भरोसा था गुजरात में। इसका दूसरा कारण ये भी था कि कोई ऑल्टरनेट नहीं था, विकल्प नहीं था। लेकिन बाद में जनसंघ आया। अब देखिए सूरत की बड़ी दिलचस्प मामला है सूरत का। सूरत में 16 सीटें हैं आसपास ग्रामीण विस्तार देकर, 168 प्रत्याशी है, और सबसे कम जहां प्रत्याशी है ऐसा महुआ क्षेत्र है, 3 ही है वहां। 47.65 लाख कुल मिला के मतदार है। अब इसी सूरत की अपनी जो विशेषता है वो भाजपा के लिए भी है। आज का प्रदेश अध्यक्ष सूरत का है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन जब जनसंघ का प्रारंभ हुआ 1952 में, तब प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष भी सूरत के थे, मोहननाथ केदारनाथ दीक्षित, जो बड़े स्वातंत्र्य सेनानी थे। तो गुजरात भाजपा का सूरत से एक विशेष संबंध है। दूसरी बात, सूरत के जो मतदाता है उसमें सौराष्ट्र के लोग ज्यादा है। हीरे की जो वहां जो उद्योग है उसमें सौराष्ट्रवासी लोग ज्यादा। अकाल पड़ा तब भी वो सौराष्ट्र वहां चले गए थे, आज भी वहां दबदबा उनका ही है। और इस कारण भी ये सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, ये दोनों का एक दूसरे से पॉलिटिकल और पारिवारिक संबंध, ये पारिवारिक संबंध भी इस बार चुनाव में महत्वपूर्ण प्रधान भूमिका रख सकता है। तीसरी बात जो है, मैं एक शॉर्ट में कह दूं कि हम कहते हैं कि विचारधारा नहीं है, विचारधारा नहीं है, सब जगह इधर से उधर और उधर से इधर आते जरूर है। कांग्रेस से 49 लोग अभी तक में कुल मिला के वो भाजपा में चले गए। अब उनको कांग्रेस में कोई स्थान नहीं था तो वो क्या करे। कांग्रेस में आजकल वो एक बड़ा एक अराजकता, एक वो ऐसी है कि कोई किसी का सुनता नहीं, अपने अपने ढंग से बात करते हैं। तो उसमें आफ्टर ऑल सब जाते हैं पार्टी में पॉलिटिकल एक अस्तित्व बनाने के लिए, तो अस्तित्व रखना है तो चलो भाजपा की ओर, तो भाजपा में चले गए। उनमें से कुछ लोग तो इस बार प्रत्याशी भी है और बड़े मजबूत प्रत्याशी है, भले ही उन्होंने दल बदल किया हो, लेकिन उनकी अपनी एक शाख है, अपनी अपना
अपनी कीर्ति प्रतिष्ठा भी है। तो ऐसे लोगों के बावजूद मतदार में, नागरिक में विचारधारा का महत्व है। ठीक है, इस बार भी विचारधारा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा बने, दोनों में आसमान जमीन में अंतर हो रहा है। ठीक है, विचारधारा तो है ही, और इसी विचारधारा के आधार पर यहाँ कोई ना कोई परिवर्तन आता है, कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई ना कोई नई बातें आती है। और मैंने जो उदाहरण दिया कि भाई अयोध्या या राम जन्मभूमि से गुजरात का क्या निस्बत था, लेकिन शुरुआत सोमनाथ से हुई। अडवाणी जी ने अयोध्या यात्रा की, नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल थे। तो और लोगों ने तब न तो दलित, न एससी, न एसटी, किसी का भी ऐसा भेदभाव रखे बिना लोगों ने इस प्रश्न में समर्थन किया था। ठीक, तो ये एक राजनीतिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने की बात है। बिल्कुल। रामनारायण जी, जब हम आगे को लेकर, आगे की राह को लेकर बात कर रहे हैं, तो विपक्ष की एकता को लेकर भी संदेश जाएगा इस चुनाव में आगे को लेकर। और जब प्रो इनकम्बेंसी की बात हो रही है, तो इतनी बड़ी ताकत क्या है बीजेपी के पास, और अगर कमजोरी है तो वो क्या है, और चुनौती है तो वो क्या है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात है, तो गुजरात से हम देखते हैं एक नई शुरुआत हुई थी 1974 में, जब नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था कांग्रेस के खिलाफ। तो गुजरात ऐसी भूमि रही है जो हमेशा एक प्रो इनकम्बेंसी होती है, उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है, जनता की भावनाओं को कोड़ने वाला प्रदेश रहा उस समय। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें वहाँ से हटती गई हैं। लेकिन गुजरात से आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से नेतृत्व पैदा हुए। महात्मा गांधी गुजरात से थे, सरदार पटेल गुजरात से थे, मोरारजी भाई गुजरात से थे। इन्होंने देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है। उसके बाद आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से, उन्होंने पूरे देश की नहीं दुनिया की दिशा और दशा को बदला है। ये हर गुजराती में चर्चा में पाते हम गुजरात होके आए, हर आदमी बात करता है कि मोदी के पहले कौन था जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, जापान के साथ खड़ा होकर बात करता हो, लोग पूछने आते हों। तो गुजराती गर्व महसूस करता है कि हमारा नेता ऐसा है जिसकी बात दुनिया सुनती है, जिसकी राय दुनिया लेती है। तो एक बड़ा प्राइड जो वहाँ पर गुजरात में बना है, वो वहाँ पे उसने जो आप कह रहे हैं कौन नेता है, नेतृत्व कैसे उभरता है वहाँ पे, तो मोदी साथ लोग खड़े हुए हैं। इसलिए नहीं खड़े हुए हैं कि लोग मोदी हैं या गुजरात के विकास किया, उन्होंने एक दिशा और दशा भी देश और विदेश को, दुनिया में गुजरात का मान बढ़ाया। आज गुजराती पूरी दुनिया में जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं, कहीं भी जाता है वो। लेकिन अब वहाँ पे गुजरात में नई नई यूनिवर्सिटी खुली, यूनिक यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं, पेट्रोलियम की आप देखेंगे, रक्षा यूनिवर्सिटी खुल रही है, बहुत खुल रही है, क्योंकि वहाँ पे आप वो चाहते हैं गुजरात का आदमी व्यवसाय नहीं पढ़े भी और दुनिया पढ़ने गुजरात में आए। गुजरात में हम देख रहे हैं एक नए बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसके नाम को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें 34 स्टेडियम होंगे। कल के दिन भारत अगर 2036 की ओलंपिक की मेजबानी करता है तो वो गुजरात तैयार खड़ा हुआ अभी से। वो नहीं बाद में आप मेजबानी लिए फिर आप स्टेडियम बनाएंगे, करेंगे, करप्शन होगा। हमने कॉमनवेल्थ में देखा दिल्ली में क्या क्या हुआ था, आज तक वो फाइलें पड़ी हुई हैं और कई लोग चुनाव लड़के जीत भी चुके हैं कि हम सजा दिलवाए, कुछ नहीं हुआ वो। लेकिन गुजरात ने पहले तैयारी कर रखी। ये मोदी का मॉडल जो है वो यही है कि हम पहले तैयारी करके रखते हैं, हम जाने के पहले। तो गुजराती जो मानसिकता है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहता है, अपने व्यवसाय के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, वो गुजरात में दिखाई देती है। और इसीलिए विपक्ष वहाँ मात खा रहा है कि विपक्ष में वहाँ पे नेता छोड़िए, नेतृत्व छोड़िए, विपक्ष में कार्यकर्ता नहीं वहाँ पर। कांग्रेस में आप देखें, कांग्रेस वहाँ पर आप नेता ही नहीं बचे वहाँ पर। एक जब चुनाव होता है, कोई पार्टी चुनाव लड़ती सत्ता में जाने के लिए, कांग्रेस चुनाव सत्ता में जाने की लड़ी नहीं लड़ी, वो सिर्फ चुनाव लड़ रही है, कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ, पार्टी में स्मूथनेस दिख ही नहीं रही है। वही एक होता है चुनाव लड़ना, एक चुनाव लड़ते हुए दिखना वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही, वो बड़े मतलब वोट परसेंट बढ़ाना, मतलब कोई मैसेज ही नहीं दे पा रहे गुजरात में कोई विपक्ष की पार्टियां कि चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गुजरात की राजनीति से विपक्ष उठ करके राष्ट्रीय राजनीति में कोई भूमिका निभा पाएगा, मुझे नहीं लगता है। कि हम देखते हैं ममता की रास्ता अलग है, केसीआर का रास्ता अलग है, केजरीवाल का रास्ता अलग है, कांग्रेस का रास्ता अलग है। और इस समय देखें राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले, चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है, गुजरात में वो भारत जोड़ो निकाल रहे हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो चुनावी राजनीति जो कि लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनावी राजनीति महत्वपूर्ण होती है। आप देश की दशा, प्रदेश की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करते हैं, उस समय आप दूसरे कामों में लगे हुए हैं। संगठन के काम अलग होते हैं, चुनाव में चुनाव लड़ा जाता है। जब चुनाव घूमता है तो विपक्ष की राजनीति की एकता, अखंडता और उनकी जो बातें करते हैं उससे बातें रह जाती हैं। देश की जनता को न संदेश जाता है और न ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको कोई विचार। संदेश रामकृपाल जी ठीक तरह से ना रख पाना, जनता से जुड़ ना पाना,
कहीं ना कहीं क्या विपक्ष की कमजोरी बीजेपी को और मजबूत बनाती चली जा रही है? और जब कैलकुलेटिव होने की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं गुजरात की जो मानसिकता है वो तमाम राज्यों से थोड़ा अलग है, कैलकुलेटिव है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। 25 साल के लिए, जैसे अभी डॉक्टर पांडे ने कहा, सरकार चुनते 27 साल हो गए अब। ये आपने जो बात पूछी है मुख्य रूप से, देखिए हमें राजनीति और समाज को भी थोड़ा साइंटिफिक ढंग से देखना चाहिए। एक वो फराज अहमद की बहुत अच्छी लाइन है, अब न वो तू है, न वो मैं हूँ, न वो माजी है फराज। यानी न वो अतीत है, आप भी बदले हो, हम भी बदले हैं। एक बदलाव देखिए, सिंपल सवाल, मोदी जी ने चुपचाप एक जनमत संग्रह में एक चीज डाल दी कि विकास के लिए कंटिन्यूटी चाहिए या चेंज चाहिए लीडरशिप का। और 65% जो भारत का यूथ है, जैसे मैं एक छोटा उदाहरण दूं, मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी का कॉन्ट्रडिक्शन जो था, मतलब एक सोशल कॉन्ट्रडिक्शन, वो क्या होता था, लेखपाल से, पटवारी से बहुत हद तक वो जिले तक जाता था, थाने से जिले और जिले से स्टेट कैपिटल। आज उसके बेटे का या मेरे बेटे का जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शन है या जो उसकी एक भविष्य है, वो लखनऊ या प्रदेश की राजधानी नहीं है, वो दुबई, संघाई और सिलिकॉन वैली। आप समझ रही हैं ना? तो ये जो 65% यूथ है, ये जानता है कि किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हो सकता है। यानी कंटिन्यूटी इज मस्ट फॉर एनी सस्टेन डेवलपमेंट। किसी भी दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए एक कंटिन्यू प्लानिंग होनी चाहिए। तो अभी भी विपक्ष जो है वो पुरानी थ्योरी पर लड़ रहा है कि 5 साल तुम, 5 साल मैं, 5 साल तुम, 5 साल मैं। जनता ने वो भी देख लिया है। उत्तर प्रदेश में 25 सालों तक, 20 सालों तक करीब करीब एसपी बीएसपी, एसपी बीएसपी, एसपी बीएसपी, नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ गया, सड़कें टूट गई, सब कुछ हो गया। अब जनता ने रियलाइज किया है, पहले का आदमी अलग था, आज का बेटा जो है वो एमबीए और सीए और डॉक्टर और एंटरप्रेन्योर होने की, नया नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। तो उसके सामने एक आता है कि कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हैं। किसी घर का मुखिया अगर चुनना है तो उसको चुना जाता है जो सबसे बैलेंस्ड हो, सबसे समझदार हो, सबको साथ लेके चलने वाला हो। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार के बाकी लोग नालायक हो गए। ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि ये बात ये नहीं कि फलाना खराब है। भैया, मोदी मेरे सामने एक ऐसा मॉडल है जो हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है और जिस पर सबसे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं। एक भरोसा शब्द जो होता है कि अगर ये आदमी गलती भी करेगा तो उसके पीछे कोई विद्वेष, कोई इलविल, कोई मेंसरिया या कोई अपना स्वार्थ नहीं होगा। तो वो जो लीडरशिप का भरोसा होता है और वो प्लानिंग के साथ चल रहा है। मोदी जी की जो देखिए प्लानिंग है तमाम। अब आप सोचिए कि इंदिरा गांधी ने 71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, किसके लिए? आम आदमी के लिए, गरीब के लिए। नतीजा क्या हुआ? खाता नहीं खुला। मोदी जी, मैं कहता हूँ वो आर्किटेक्ट थी इंदिरा गांधी, मोदी जी बिल्डर हुए। भैया उन्होंने कहा नहीं, नक्शा बना हुआ है, मैं तो मकान बनाऊंगा। तो आप ये देखिए कि मकान तो मोदी जी ने बनाया। तो ये जो जनधन खाता है या जैम जैसे है, तो बेसिक बात यह है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया जब चेंज के लिए लोग अनावश्यक रूप से तरसते थे। इसलिए कंटिन्यूटी इन पॉलिटिक्स, तो जो बीजेपी का सक्सेस रेट है वो कंटिन्यूटी के लिए है। ये बात अपोजिशन को समझनी होगी। जब तक आप उससे बड़ा कोई एक पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर के नहीं आते, और वो नैरेटिव साफ साफ दिखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, जमीन पर। जैसे मोदी जी ने कहा कि बैंकों का खाता खोलो, गरीब का जनधन अकाउंट खोलो, फलाना चीज़ें करो, सीधे पैसा भेजो। आप एक बड़ी लकीर लेकर के आइए, एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव लेके आइए, तब चेंज होगा। केवल सिर्फ इसलिए कि आप दिन भर मोदी जी को गाली देते रहें। तो जैसा कि हमारे मित्र ने भी कहा, बीजेपी एक कंटिन्यू पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है कि चेंज से नुकसान होता है। कंटिन्यूटी इन द पॉलिटिक्स, कंटिन्यूटी इन द प्लानिंग, उससे समाज बदलता है। ठीक है,
अखिलेश सुमन का एक बार हम रुक करेंगे फिर से। अखिलेश, थोड़ा हमें बताइए, 9 बजने वाला है, अभी किस तरह की सरगर्मियां हैं, और जैसे कुछ अहम पॉइंट्स अभी रामकृपाल जी ने भी रखे, तमाम मेहमानों ने रखे, जो जनता के बीच जाकर आपने जितनी बात की है चुनाव के ठीक पहले, अगर मैं कहूँ तो क्या आपको जब मैं कहूँ जो उम्र की सीमाएं हैं, जब युवाओं से बात करते हैं या थोड़ा बुजुर्गों से बात करते हैं, तो क्या उनकी मानसिकता राजनीति को लेकर, वोटिंग को लेकर कुछ बदली हुई भी दिखाई देती है क्या, अलग अलग वर्गों की? मैं सीधे जनता के सामने ही हूँ अभी, और कुछ लोग निकल कर आए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसा बूथ है जहाँ सभी तबके के, कई तबके के लोग हैं, तो अभी कुछ लोग खड़े हैं, मैं उन्हीं से बात करके आपसे उनकी बात करवाता हूँ। ये जो गुजरात नॉर्थ की ये सीट है, गुजरात की ये नॉर्थ की सीट आपको कितनी महत्वपूर्ण लग रही है? जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण है वो सीट, और यहाँ से काफ़ी मुद्दे हैं ये इस विधानसभा सीट से, रोड कनेक्टिविटी, शिक्षण और ऐसे ही सब मुद्दे देख के हमने वोट डाला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैनिश है। जैनिश। और आपका क्या नाम है? सोहेल। तो आपने वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। अच्छा, तो आपके मन में क्या मुद्दे थे वोट देने के पहले? यही और तरक्की का मुद्दा है मेन, तो क्या आगे बढ़े आप। पहले से कुछ मूड आपका बदला हुआ है ना पहले जैसा ही है? नहीं, मूड तो बदला है। मूड बदला हुआ है। अच्छा, और आप बताइए, आपका क्या नाम है? इशरत। आप क्या करती है? हाउसवाइफ। जी, हाउसवाइफ। तो आप वोट दे चुकी? हाँ, दे चुकी। क्या मन में क्या बातें थी जिसको लेके आपने वोट दिया? मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि अभी कल अपने बच्चे बड़े होते, उनके लिए तो कुछ अच्छा हो सके ना, इसलिए वोट दिया है। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा चाहती है उनके लिए? उनकी पढ़ाई के लिए और कुछ हर चीज की सहूलत हो सकते बच्चों को अपने, इसलिए। बिल्कुल अखिलेश, तमाम जनता अलग अलग मुद्दे ध्यान में रखकर आज वोटिंग के लिए निकल रही है। गुजरात में पहले चरण का चुनाव चल रहा है, 182 में से 89 सीटें हैं जिन पर वोट डाले जा रहे हैं। इसे लेकर हमने तमाम विश्लेषण किया। इन तमाम वोटिंग से जुड़ा जो अपडेट है वो हम आगे भी जारी रखें, लेकिन फिलहाल मैं मेहमानों का शुक्रिया कहना चाहूँगी। रामनारायण श्रीवास्तव जी आपका, रामकृपाल सिंह जी आपका, और डॉक्टर विष्णु पांडे जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो तमाम अपडेट लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।